बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस। ठीक है, आज जो है हम सेक्शन फॉर्मूला देखेंगे। देखो, लास्ट क्लास वाला जो कंसेप्ट था उसी को रिपीट करते हैं। तो 3 डायमेंशनल स्पेस है, ठीक, 2 पॉइंट है हमारे पास P Q। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। इस लाइन सेगमेंट को, है ना, एक पॉइंट यहां पर R, तो 2 जगह R हो गया, L M N, ठीक। तो एक पॉइंट है यहां पे कहीं R, वह इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली, है ना, डिवाइड करता है किस रेशियो में, m:n में, m:n। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट R का कोऑर्डिनेट पता करना है। कैसे करेंगे? वही जो लास्ट क्लास में अप्रोच था वही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं उससे क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और R पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक, अब सबसे पहले हमको ना जेड कोऑर्डिनेट का पता करना है कि इसका जो जेड कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो अब क्या है कि ये पॉइंट से इस परपेंडिकुलर वाला जो लाइन था इस पर एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर यहां से जो लाइन नीचे खींचा गया उस पर भी परपेंडिकुलर होगा और इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, है ना। अब ये बताओ, ये ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ और ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, क्या ये दोनों सिमिलर होगा एंगल एंगल सिमिलैरिटी से? क्योंकि ये एंगल दोनों में है कॉमन, और ये 90 डिग्री यहाँ भी है और ये 90 डिग्री यहाँ भी है, तो इस तरह से दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो रेशियो होगा और यहाँ का जो रेशियो होगा, ठीक है, इसके बाद ये रेशियो और ये पूरे का रेशियो, है ना, तो वो बराबर होगा, होगा ना। तो इस सिमिलैरिटी से हम है सो यहाँ का जो जेड कोऑर्डिनेट है वो पता करते हैं। ठीक,
ये तो हो गया इसका काम। देखते हैं और जरूरत पड़ेगा तो बताएंगे। तो यहां भी परपेंडिकुलर है। अब देखो ट्राइंगल PQK इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ऐसे लेते हैं, छोटा ट्राइंगल पा लेते हैं, ट्राइंगल PRT इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQK, है ना, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। Therefore RT divided by QK is equal to PR divided by PQ, होगा ना। अब RT जो होगा उसका, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y, z है। ठीक, ये तीनों क्या है, एक ही हाइट पे है, P, T और K, है ना, ये तीनों एक ही हाइट पे है। तो T का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, x, y, z1। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2, y2, z1। ये तीनों एक ही हाइट पे, तो तीनों का कोऑर्डिनेट इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो RT का वैल्यू कितना होगा, z माइनस z1 होगा ना, बोलो। उसके बाद QK का वैल्यू z2 माइनस z1, z2 माइनस z1। फिर यहां पर PR का वैल्यू, PR को हम m ले लेते हैं, ठीक है, और PQ को m प्लस n, क्योंकि उसी m/n में है, तो जो रेशियो होगा वो इस प्रकार से होगा, ठीक है। हमको z का कोऑर्डिनेट मालूम करना है, तो z माइनस z1 इक्वल टू m इंटू z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, या z इज इक्वल टू mz2 माइनस mz1 डिवाइडेड बाय m प्लस n माइनस ऑफ, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस z1 इंटू m प्लस n, ठीक है। ये हो जाएगा mz2 माइनस mz1 प्लस mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। z इज इक्वल टू, ये तो चला जाएगा, है ना, ये चला जाएगा, तो ये हो जाएगा mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से हम जो है सो x और y का भी कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। जैसे ये xy प्लेन में हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसी तरह से हमको x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए yz, ठीक है, और z का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, सॉरी, y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए xz प्लेन में परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। तो x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और y का क्या होगा कोऑर्डिनेट बताओ, इसी तरह से बोलो, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो हमारा जो है r का कोऑर्डिनेट क्या निकला, r का कोऑर्डिनेट निकला
mx2 plus nx1 divided by m plus n, comma my2 plus ny1 divided by m plus n, फिर mz2 plus nz1 divided by m plus n. ठीक है? If the ratio to divide internally is k:1, मान लो m:n नहीं देके, है ना, k:1 दे दिया, जहां पर k जो है सो मतलब इस प्रकार से होगा कि ये भी किसी रेशियो में ही होगा। तो कैसे निकालेगा r का कोऑर्डिनेट? जहां n है वहां पर हम 1 रख देंगे, ये हो जाएगा kx2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ky2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, kz2 प्लस z1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ठीक है? और अगर एक्सटर्नली डिवाइड होगा तो अगर एक्सटर्नली डिवीजन होगा तो, जैसे एक्सटर्नल डिवीजन समझते हो? नहीं समझते हो? चलो ठीक है, मैं समझाता हूं। जैसे ये हमारा PQ लाइन सेगमेंट है, स्पेस में है, ठीक है। P कोऑर्डिनेट यहाँ पे, Q कोऑर्डिनेट यहाँ पे, है ना। दोनों का कोऑर्डिनेट पता है, x1 y1 z1, x2 y2 z2। इसी लाइन के प्रोसीड में, इसी लाइन को जब प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो कहीं पे कोई पॉइंट R लाई कर रहा है, ठीक है। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं, इधर बढ़ाते हैं, तो कोई पॉइंट R इस प्रकार से लाई कर रहा है कि यदि यहां पे लाई कर रहा है तो P से R का जो डिस्टेंस है, ठीक, और P से जो Q का डिस्टेंस है, उसका जो रेशियो है m:n है। समझ में आया? इसको कहते हैं डिवाइड एक्सटर्नली। जब ऐसा केस होगा तो फिर m ग्रेटर देन n है। जैसे यहां पर है, यहां से जैसे r यहां पर है, तो r से q का जो डिस्टेंस है, r से जो p का डिस्टेंस है, उसका जो रेशियो है वह m:n है। ठीक है? इसको कहते हैं डिवाइड्स एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नल डिवीजन जो होता है, जैसे पॉइंट P, पॉइंट Q, और यहां पर लाई कर रहा है, तो यहां से यहां तक m हुआ, और एक मिनट, यहां से यहां तक n हुआ, सॉरी, ये डिस्टेंस हुआ n, ये पूरा m, ये पूरा m। तब जाकर इसका जो कोऑर्डिनेट होगा r का, वह होगा mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, फिर my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस, फिर mz2 माइनस nz1 डिवाइडेड बाय m माइनस। समझे? तो सेक्शन फॉर्मूला, ये पहला केस है, ठीक है, इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन m:n, यह है इंटरनल डिवीजन इन k:1, और यह है एक्सटर्नल डिवीजन इन m:n। किसी को कोई डाउट इतना में? रियांजलि,
सुधांशु, चलो ठीक, नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। एक्सटर्नल डिवीजन में याद रखना कि जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के बाहर उसी लाइन के लॉन्ग है, उससे दोनों ही एंड्स का जो डिस्टेंस है उसका रेशियो इस प्रकार से हो। P से उस पॉइंट का डिस्टेंस और Q से फिर उस पॉइंट का डिस्टेंस। हाँ, क्यों नहीं हो सकता है। एक्सटर्नल डिवीजन में भी हम जो है सो k:1 ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर जो k होना चाहिए वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तब ना हम इसको इस प्रकार से निकालेंगे, नहीं तो फिर निगेटिव कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू आएगा। एक्सटर्नल डिवीजन इन रेशियो k:1, k जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा, तो फिर क्या होगा r का कोऑर्डिनेट बता सकते हो, kx2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय k माइनस 1, ky2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय k माइनस 1 और kz2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय k माइनस 1। मैंने जो इंस्टीट्यूट का नाम बताया IISc, उसमें गेट के बाद ही एडमिशन होता है, मास्टर्स के कोर्स होते हैं उसमें ज़्यादा।
आज हम लोग इसको कंप्लीट करके कैलकुलस में एंट्री ले रहे हैं। वेलकम टू न्यूटोनियन मैथमेटिक्स। आज रिशु नहीं है ना? तबीयत ठीक है उसका? घूमने गया है अयोध्या। हो गया? वो लिखे उसमें। सर्कल में सेंट्रॉइड समझते हो? सॉरी, सर्कल कहते हैं उसमें ट्राइंगल, ट्राइंगल, ट्राइंगल सेंट्रॉइड। मीडियंस जो होते हैं उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। Centroid G of a triangle in 3D space. देखो,
सेंट्रॉइड का डेफिनेशन क्या होता है? किसी ट्रायंगल में ठीक, एडी जो है वह बीसी को, मतलब एडी जो बना, डी पॉइंट जो है वह बीसी को मतलब बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो एडी क्या हुआ? मीडियन हुआ ना, मीडियन। तो इसी तरह से बी से एसी का है ना मिलाने वाला जो होगा, जैसे एई और सी से कोई पॉइंट एफ है जो ए बी को है ना बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये तीनों पॉइंट जहां पे मिलते हैं उसी को क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड जी। और ये पॉइंट जो है वह हर मीडियन को इंटरनली 2:1 में डिवाइड करता है ना। तो हमको जी का कोऑर्डिनेट पता करना है, ठीक है? कैसे करेंगे? सबसे पहले डी का कोऑर्डिनेट बता सकते हो कोई? अरे ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार से है कि अच्छा ये देखो, ये दोनों इक्वली डिवाइड हैं, तो ये मिड पॉइंट हुआ। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1:1 में डिवाइड करता है, तो ये होगा x2 प्लस x3/2 होगा कि नहीं? 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो इस दोनों का कोऑर्डिनेट जो होंगे, जहां m है वहां 1 और जहां n है वहां 1, m और n की जगह 1 रख दो, तो ये x2 प्लस x3/2। उसके बाद y2 प्लस y3/2, z2 प्लस z3/2। अब ये जो g है, ये पॉइंट AD को 2:1 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना। तो g का कोऑर्डिनेट क्या होगा? g का कोऑर्डिनेट होगा d का कोऑर्डिनेट इंटू 2, क्या है? mx2, m है 2, x2 क्या है? ये mx2 यानी कि 2 इंटू x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, एन x1 यानी कि 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 होगा ना। इसी तरह से 2 इंटू y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। और तीसरा जो होगा z का भी इसी तरह से z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंटू z1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो g का कोऑर्डिनेट क्या होगा? g का कोऑर्डिनेट होगा बताओ, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। ये 2 से 2 गया, यहां भी 2 से 2 गया, यहां भी 2 से 2 गया, है ना। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, और z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाय 3। यही होता है सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशनल स्पेस में।
ठीक है, कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, तीनों के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो उसका जो सेंट्रॉइड होगा उसका कोऑर्डिनेट इस प्रकार से तीनों वर्टेक्स को जोड़ के 3 से डिवाइड करते हैं। इसको भी नोट कर लो। दो एग्जाम्पल हम पहले कर चुके हैं, अब हम तीसरा एग्जाम्पल करेंगे। सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, यह याद रखना। हो गया? देखो एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द रेशियो in which the join of A 2,1,5 and B 3,4,3 is divided by
the plane टू एक्स प्लस टू वाई माइनस टू जेड प्लस वन इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू वन, ऐसे रखते हैं। फुल स्टॉप। ऑल्सो फाइंड the coordinates of the point of division also find the coordinates of the point of division. Find the ratio in which the join of a 2, 1, 5 and b 3, 4, 3 is divided by the plane 2x plus 2y minus 2z equal to 1. Also find the coordinates of the point of the division. देखो यहां पर दो पॉइंट हैं a 2, 1, 5 और b 3, 4, 3। ठीक, अब इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, कह रहा है इस लाइन सेगमेंट को एक प्लेन डिवाइड कर रहा है। प्लेन का कंसेप्ट तुम लोगों को ज्यादा अच्छे से 12th में आएगा, ठीक है, बट यहां पर जस्ट हिंट दिया हुआ है ना। ये प्लेन का इक्वेशन है 2x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल्स टू 1। यह प्लेन जो है मान लो यहां P पॉइंट पे इसको है ना, इसको डिवाइड कर रहा है और मान लो जो है इसको k:1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हमको अगर k का वैल्यू पता चल जाएगा है ना, सॉल्यूशन लेट द प्लेन divides the line at point P in the ratio k:1। ठीक है, अब जो है P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इंटरनल डिवीजन है, k:1 में डिवाइड हो रहा है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? k इंटू 3 प्लस 2 है ना, 3k प्लस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, फिर 4k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, फिर 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। तो ये हमारा P का कोऑर्डिनेट्स हो गया। और चूंकि P पॉइंट इस प्लेन पर लाई कर रहा है, P lies on the plane, therefore P satisfies its equation, है ना। तो जहां x है यहाँ पे x, y और z, यहां पर हम ये तीनों वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 3k प्लस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 प्लस 2 इंटू 4k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 प्लस माइनस 2 इंटू 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इक्वल्स टू 1।
अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, k+1, और यहाँ पे होगा 6k+4, 8k+2 और माइनस 6k-10 = 1, 6k, 8k, 8k और माइनस 4, 8k माइनस 4 = k+1, 7k = 5, तो k = 5/7, ठीक है। तो अब जो है रेशियो तो मिल गया हमारा, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज 5:7। तो 5:7 में ये पॉइंट जो है, ये प्लेन इस लाइन सेगमेंट को 5:7 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब और क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P में रख देंगे, है ना, इसमें रख देंगे तो पता चल जाएगा ना। Therefore कोऑर्डिनेट्स ऑफ P ये हो जाएगा 3 × 5/7 + 2 / 5/7 + 1, ये हो जाएगा 4 × 5/7 + 1 / 5/7 + 1, और 3 × 5/7 + 5 / 5/7 + 1। इस तरह से ये सॉल्व होगा। इसको समझने में कोई डाउट? प्लेन का बात देखो, प्लेन क्यों दिया था, हिंट के रूप में। प्लेन हिंट के रूप में दिया था कि जो है इस तरह से डिवाइड कर रहा है। हम आपको रेशियो तो नहीं बताएंगे, पर ये बताएंगे कि आप रेशियो मान लीजिएगा, हम आपका इसका इक्वेशन बता देंगे। इस इक्वेशन के बताने से जो भी आप इसका वैल्यू मानेंगे उसको आप इसमें रख सकेंगे, तो आपको रिक्वायर्ड रेशियो पता चल जाएगा, ठीक है। समझ में आया सभी को? कौन बात करो भाई, बात मत करो। एग्जाम्पल नंबर 4,
साक्षी को क्या हुआ? साक्षी नहीं आई? अच्छा, अभी ये सब इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्टरी है, ये सब यूज होगा जब 12th में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे। वहां सेक्शन फॉर्मूला में पूछूंगा तो बताना। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल, तैयार हो? हो गया? ठीक है, देखो, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 1, 5, -1, 0, 4, -2 and 2, 3, 4. अच्छा, the midpoints of the sides of a triangle are following. The midpoints of the sides of a triangle are find its vertices. ओके, अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, दिमाग बताओ, दिमाग लगाओ। हाउ विल वी प्रोसीड टुवर्ड्स इट्स सॉल्यूशन? हमें तीनों वर्टिसेस में से किसी का कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, ए बी सी, पर डी का पता है। डी का कितना है? 1, 5, -1। इसी तरह से ई का पता है 0, 4, -2 और एफ का पता है 2, 3, 4। अब अगर इसका मान लेते हैं x1, y1, z1, ठीक, इसका मान लेते हैं x2, y2, z2 और इसका मान लेते हैं x3, y3, z3। तो ये सब क्या है? मिड पॉइंट है। तो हमें x1, x2, x3 और x1, x3 तीनों का रिलेशन मिल सकता है ना। मैं एक कोऑर्डिनेट है ना सो फाइंड कर रहा हूं, तुम लोग बाकी कोऑर्डिनेट फाइंड करना, ठीक है।
मैं x1 फाइंड कर रहा हूँ, तुम लोग y2 और y3 सॉरी y1 और z1 इसी तरह से तीनों फाइंड कर रहा हूँ। देखा कैसे निकलेगा। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2 होगा ना। x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 4, इसको इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, f इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इसी तरह से y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू होगा 3 और z1 प्लस z2 बाई 2 इक्वल टू होगा 4। फिर x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 1। y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू होगा 5 और z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू -1। तो इससे जो है x2 प्लस x3 इक्वल्स टू आ रहा है 2 और x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू आ रहा है 0। y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4 और z1 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू -2। इससे x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 तीनों को जोड़ देंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 4 प्लस 2 प्लस 0 तो 2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 है ना इक्वल्स टू 6। 2 जगह x2 2 जगह x3 2 जगह x1 तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 6/2 इक्वल्स टू 3। ये रिलेशन 4। अब x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 4 है और ये तीनों जो है तीनों का सम कितना है 3 है। तो x3 इक्वल टू कितना होगा 1 और 4 से। फ्रॉम 1 and 4 x3 is equal to 6 minus 4 equals to 2। सॉरी 3 माइनस ये 3 है ना तो 3 माइनस 4 इक्वल्स टू -1। ठीक है, और x2 इक्वल्स टू कितना होगा फ्रॉम 2 and 4 x2 इक्वल्स टू नहीं x1 इक्वल्स टू कितना होगा 3 माइनस 2 एंड फ्रॉम 3 and 4 3 और 4 से x1 प्लस x3 है तो x2 इक्वल्स टू कितना होगा 3 माइनस 0 इक्वल्स टू 3। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 1 को घटा देंगे तो x3 बचेगा जो कि आया -1। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 2 को घटा देंगे तो x1 आएगा जो कि आएगा 1 और इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को घटा देंगे तो कितना आएगा। मैं x निकाला हूं, तुम लोग y और z निकाल लो। ठीक,
मुश्किल था? आसान था? आसान भी नहीं था। बस समझने का फेर होता है। देखो कोई भी चीज ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया जाता है ना, उसको पहले समझना और तोड़ना होता है। जितना तोड़ोगे उसको स्टेप बाय स्टेप, उतना आसान बन जाएगा। क्वेश्चन दिखने से मुश्किल लग रहा था, क्यों लग रहा था मुश्किल? क्योंकि तीनों वर्टेक्स पता करना है और तीनों में से एक भी नहीं दिया है। पर दिया क्या है? तीनों, हाँ तीनों साइड्स का मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो हम मिड पॉइंट्स से रिलेशन निकालें और उसी से हम तीनों वर्टेक्स पता कर लेंगे। x1 x2 x3 पता करेंगे, उसी तरह से y1 y2 y3 और फिर z1 z2 z3। सेंट्रॉइड, अच्छा क्वेश्चन पूछे। देखो ये क्या ये जरूरी है कि यह जो होगा लाइन जो होगा वो इसके मिड पॉइंट से ही पास करे? ये जो जी है ना, ये तो जी है, क्या ये जी डी के भी मिड पॉइंट से पास करेगा? ये जरूरी है? नहीं, मुझे नहीं लगता। वैसे देख लेना, ठीक है, दिस इज ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट। बट जो सेंट्रॉइड होता है ना, वो किसी जो सर्कल होता है उसका एक होता है, और उसके जो मिड पॉइंट्स के मिलाने का जो सर्कल होगा, सॉरी, मिड पॉइंट्स को मिलाने से जो ट्राइंगल होगा उसका सेंट्रॉइड शिफ्ट हो जाएगा, उसी के आसपास होगा और शिफ्ट हो जाएगा। चेक कर लेंगे थोड़ा इस फैक्ट को, मैं भी देख लेता हूँ। सुनांशु, कोई डाउट समझने में? पक्का ना? बोलो। y1 प्लस y2 प्लस y3 को निकाले। इसको इससे आगे बढ़ो ना, y1 इसको तीनों को जोड़ो, इससे y2 प्लस y3, इससे y1 प्लस y, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8। तो 8 और 6 14, 14 और 10 24, 24 का आधा 12। तो y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना आया? 12 आया ना? y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, इससे y3 कितना आएगा? y3 आएगा 12 माइनस 6, 12 में से 6 गया तो 6। समझ में आ रहा है ये वाला बात? नहीं, हम क्या किए हैं, यहां ये और ये, इस तीनों को जोड़े हैं, इससे हम निकाले हैं
y1 प्लस y2 प्लस y3, और इस इक्वेशन और ये जो इक्वेशन यहाँ वाला, इस दोनों का यूज करके y3 6 निकला, y2 कितना निकला, निकाले कोई, सॉरी y1 निकलेगा, y1 कितना आया, 12 में से 10 गया, 12 में से 10 गया तो 2, और y2 12 में से 8 गया, 4 दूनी 8, 12 में से 8 गया तो 4, तो y1 y2 और y3 यहां निकल गया, है ना। इसी तरह से z1 प्लस z2 प्लस z3 ये कितना आएगा, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो और इसको जोड़ो, z1 प्लस z2 8, 8 और -2, 8 में -2 जोड़ेंगे तो 6, और 6 में फिर -2 -4 जोड़ेंगे तो 2, तो ये आया 2, तो इससे हमारा Z3 कितना आएगा, 2 में से 8 घटाएंगे, 4 दूनी 8, 2 में से 8 गया तो 2 में से 8 गया तो -6, Z1 2 में से -2 घटाएंगे तो +4, 2 माइनस -2 4, और Z2 इक्वल्स टू वहां से 2 माइनस -4 +6, ठीक है। कुछ दिक्कत है क्या इसमें, अरे 6 यहाँ कोई मिस्टेक हुआ है, क्योंकि इन तीनों का सम 2 होना चाहिए ना, 4 क्यों हो रहा है, ये 4 होगा, 2 माइनस -4, एक मिनट, Z1 प्लस Z2 कितना है 6, 8, तो 2 माइनस 8 -6, 2 -2, 2 माइनस -2 4, और 2 -4 6, तो ये 2 क्यों आ रहा है, इसको सॉल्व करना तो ये अलजेब्राइक प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसलिए घर पे सॉल्व करना, इत्मीनान से आंसर निकालना, ठीक है। तीनों कोऑर्डिनेट्स मालूम चल जाएंगे, तीनों को वैल्यू रखेंगे, ABC तीनों का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। हो गया नोट, जेड कोऑर्डिनेट्स कोई निकालना अच्छे से, और
ये 1 होगा ना रे, बाई 2 करेंगे 1 होगा। अब मिल जाना चाहिए। वन माइनस 8 माइनस 7 1 माइनस 2 3 1 माइनस 4 5। अब ठीक, अब आ गया ठीक। अब मैं मिटाता हूं, आ गया ना सबका। ये सबको सजा लो, ए बी और सी तीनों का वैल्यू आ गया। ओके, नेक्स्ट पेज, बिग हेडिंग, कैलकुलस। देखो, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कैलकुलस क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which mainly deals with the study of which mainly deals with the study of change in the value of function in the value of a function in the value of a function as the points in the domain changes, as the points in the domain changes। ठीक है, फंक्शन पढ़े हो? डोमेन, रेंज, फंक्शन, रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़े हो? ओह गॉड, रिलेशन फंक्शन बचा हुआ है। मैं अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं रिलेशन फंक्शन, अच्छा सेट्स तो हो गया ना, रिलेशन फंक्शन बचा हुआ है। बढ़िया हुआ, बने बचा हुआ। देखो एक्चुअली फंक्शन ना मुझे ही लेने का इच्छा था, मैं चाहता था कि फंक्शन से शुरुआत कराऊं ताकि बेहतर स्टार्ट हो सके, क्योंकि रिलेशन फंक्शन एक्चुअली थोड़ा लिंग्विस्टिक है ना, भाषा की आधार पे इस सब चीज को पढ़ा समझा जाता है। तो अगर वहां से स्टार्ट होता तो बेहतर होता, तुम लोगों को लिमिट में चीज़ों को समझाना कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इमेज क्या होता है ना, उसके बाद किस प्रकार से रिलेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है, रिलेशन के कितने टाइप हैं, बहुत तरह की ऐसी बात थी जो कि मुझे एक्चुअली फंक्शन से लेने में आसान होता। अगर तुम लोग का फंक्शन अच्छे से कवर होता तो अभी मैं लिमिट से स्टार्ट करता और बेहतर होता। फिलहाल के लिए आज मैं तुम लोगों को कैलकुलस का इंट्रोडक्टरी पार्ट बताता हूँ, और नेक्स्ट क्लास से मैं वही रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद लिमिट, और लिमिट के बाद डिफरेंशिएशन पे प्रोसीड करूंगा। तो सबसे पहले कैलकुलस के दो पार्ट होते हैं। लिखो,
Calculus is divided into two parts. Calculus is divided into two parts. ऐसे बीच में लाइन खींच दो और एक तरफ लिखो डिफरेंशियल कैलकुलस, और कैलकुलस ऑफ डेरिवेटिव। इधर लिखो इंटीग्रल कैलकुलस और कैलकुलस ऑफ एंटी डेरिवेटिव। एक डेरिवेटिव, एक एंटी डेरिवेटिव। तुम लोग फिजिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जैसा टर्म सुने हो? बहुत अच्छा। इसमें डेफिनेशन लिखना, ठीक है? डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या स्टडी करते हैं यह लिखो। देखो, इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ, इधर डिफरेंशियल कैलकुलस में, डिफरेंशियल कैलकुलस में लिखना इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ, it involves the study of relative change in the value of a function with infinitesimal increment or decrement, infinitesimal increment or decrement as shifting of points, as shifting of points in the domain, in the domain. ठीक है? और उसमें लिखो इंटीग्रल कैलकुलस में मैं जक्स्टापोज कर रहा हूं दोनों को। एक्चुअली लिखा तो मैं सेपरेटली था, और दोनों को मैं जक्स्टापोज करते हुए बताऊंगा ताकि तुम लोगों को एक्चुअली समझने में थोड़ा सा वो हो। पहले मैं डेफिनेशन लिखाया हूं, ठीक है? जब समझाने की बारी आएगी ना तो मैं एक्चुअली डेफिनेशन सही समझाऊंगा। इसमें डेफिनेशन लिखो, इट इन्वॉल्व्स, इंटीग्रल कैलकुलस में लिखो इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ summation of product of a continuous function, a continuous function with infinitesimal
इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट in the shift of points in the domain ठीक है। अब इसमें लिखो डिफरेंशियल कैलकुलस में ज्योमेट्रिकली differentiation means slope of a curve at a given point, slope of a curve at a given point। उसमें लिखो इंटीग्रेशन में ज्योमेट्रिकली integration means area under the curve in the given domain। ठीक है। उसके बाद it is denoted by d by d। ठीक है। और नीचे में जो होता है वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो जैसे x लिख लो या ऐसे लिख लो, इट इज डिनोटेड बाय dy by dx। उसमें डिफरेंशिएशन लिखना इट इज डिनोटेड बाय dy by dx, है ना। रेड एज, उसको पढ़ते कैसे हैं, रेड एज डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। ठीक है। उसमें लिखना इट इज डिनोटेड बाय ऐसे y dx, इंटीग्रेशन ऑफ रेड एज इंटीग्रेशन ऑफ y with respect to x। इसमें लिखना d by dx of x to the power n is equal to n x to the power n minus 1। और इधर लिखना इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 1 dx इक्वल टू x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c। एक तरफ ये लिखो, एक तरफ ये लिखो। इतना लिख लिए। ठीक, अब देखो समझने की बारी है।
ठीक है, तुम जहां ये टर्म पढ़े हो ना वहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना। इससे पहले जो तुम टर्म पढ़े होगे वहीं शुरू करते हैं। मान लो, है ना, चलो वाई एक्स की टर्म हटाओ, तुम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़े हो, वहीं शुरू करते हैं। वेलोसिटी टाइम, ठीक है, कोई इस तरह से कर्व है, ठीक है, मान लो उसका ये एक फंक्शन है इस तरह से 3t² + 6t + 8, है ना। कोई एक इस प्रकार का फंक्शन दिया हुआ है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में इस तरह से उसका रिलेशन है ना। अब हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं इसी कर्व का। मान लो कि ये कर्व है ना, ये रेफरेंस के तौर पे एक्चुअली इस तरह का कर्व होगा भी नहीं भी होगा, पर मैं रेफरेंस के रूप में लेता हूं कि ये जो है ना, वेलोसिटी टाइम का ये कर्व है, ठीक। अब यदि इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं t, मान लो t = 2 सेकेंड पे इसका वैल्यू पता करना है ना। तो अभी हम एक फॉर्मूला लिखाए हैं कि d/dt ऑफ t⁻n यदि होता तो इसका क्या होता, n × t⁻n - 1 होता ना। डिफरेंशिएशन ऑफ t⁻n होता, इस प्रकार से ये वैल्यू होती। यानी हमको ये पता करना है कि इस वेलोसिटी का जो फंक्शन है टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी का जो फंक्शन है टाइम के रिस्पेक्ट में, वह उसका जो डेरिवेटिव होगा वो t = 2 सेकेंड पे क्या बताएगा, ठीक है। तो अभी हम बताएं ज्योमेट्रिकली यह क्या बताता है। जैसे मान लो t = 2 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड पे बताता है इसका स्लोप, ठीक है। और ये बताओ इसका जो स्लोप होगा, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वह किस फिजिकल क्वांटिटी को बताएगा, एक्सीलरेशन, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो हम वेलोसिटी का फंक्शन का यदि डिफरेंशिएशन करेंगे वह बताएगा एक्सीलरेशन, है ना। और t = 2 सेकेंड पे यदि यहां पर मैं लिख देता हूं ऐसा यूनिट, है ना, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, जो भी ऐसा यूनिट उसको तुम जान सकते हो। तो यहां पर इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा, d/dt ऑफ 3t² + 6t + 8, ये होगा 3 × 2t + 6 × 1 + 0, है ना, एट t = 2। यहां भी t = 2 लगाएंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, 6 × 2 + 6 = 18 मीटर/सेकेंड²। तो वेलोसिटी का जो फंक्शन है उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकेंड, t = जब 2 सेकेंड है तब उसका जो डिफरेंशिएशन करते हैं वह 18 मीटर/सेकेंड² एक्सेलरेशन बताता है ना। और यदि इसी फंक्शन को मान लो t = 1 से लेके t = 5 के बीच में इंटीग्रेट करते हैं, बस ये कंसेप्ट थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं, तो क्या बताएगा, t = 1 t = 5, है ना, टाइम इन सेकेंड। तो ये क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन जो होगा वेलोसिटी का जो फंक्शन है
उसका टाइम के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन करेंगे वो एरिया अंडर द कर्व बताता है। और एरिया अंडर द कर्व किस चीज को दर्शाता है? डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि वेलोसिटी को हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे वेलोसिटी को हम टाइम के साथ डिवाइड कर रहे हैं। ये पॉइंट वैल्यू है और यहाँ पर क्या है, दो पॉइंट के बीच में हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, इसमें देखो डेफिनेशन लिखा है ना, समेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो हम क्या करें, t इक्वल टू 1 से एक छोटा छोटा सा स्ट्रिप ले रहे हैं और ये सारे स्ट्रिप का जो एरिया है उसको हम सम कर रहे हैं। पहले प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल स्ट्रिप, इस स्ट्रिप का एरिया निकाल रहे हैं और सारा एरिया। dt का मतलब क्या बताता है? dt का मतलब इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल टाइम इंटरवल, है ना। दो टाइम के बीच में बहुत छोटा सा है ना सो डिफरेंस है। तो ये वैल्यू क्या बताएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे 3t स्क्वायर 1 से लेके 5 तक प्लस 6t प्लस 8। तो ये क्या होगा, 3t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6t स्क्वायर बाय 2 प्लस 8t। कुछ नहीं है ना, तो इसका इंटीग्रेशन 80 हो जाएगा। और फिर इसको इसका जो वैल्यू निकालेंगे वह किसके बीच में, 1 से 5 के बीच में। तो वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू होगा, ये तो चला गया, ये आएगा मान लो कि 5 का क्यूब माइनस 1 प्लस 3 इंटू 25 माइनस 1 प्लस 8 इंटू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 124 प्लस 72 प्लस 32, सबको जोड़ेंगे 8 ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू है। देखो ये क्या बता रहा है, रिलेटिव, है ना, चेंज। मतलब वेलोसिटी का जो थोड़ा थोड़ा करके जो चेंज कर रहे हैं, तो एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताता है। एक पॉइंट पर जो वैल्यू होगा उस वेलोसिटी का जो एक स्लोप होगा वो बता रहा है इंस्टेंटेनियसली। और यहाँ पर जो है क्या बता रहा है कि कोई एक डोमेन है, उसमें पॉइंट का जो समूह है उसके बीच जो एरिया बन रहा है उसका वैल्यू बता रहा है। ज्योमेट्रिकली एंड फिजिकली इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन से शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं अगला आगे लेते रहूंगा ना, वैसे वैसे मैं इन सब चीजों को और डिटेल में समझाता रहूंगा। फिलहाल के लिए अभी इतना ही, इसको नोट करो। आज क्लास जो है सो, ठीक है, ज्यादा खिंच गया है, तो इसको नोट कर लो फटाक से। और फिर जो है यह रिलेटिव चेंज है ना। यहाँ पे रेशियो देखते हैं कि जैसे जैसे हम जो है सो इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, यानी कि ये स्लोप की वैल्यू बताता है। इसलिए रिलेटिव चेंज वर्ड यूज हुआ है। और वहां पे मैंने यूज किया है प्रोडक्ट, समेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये वर्ड का ये जो सिंबल है, सिंबल का मतलब क्या हुआ,
कंटिन्यूअस समेशन। ये सिंबल देखे हो कभी? इसका मतलब क्या हुआ? समेशन, बट डिस्क्रीट समेशन। दोनों का मतलब समझना। इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस समेशन, समेशन ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन। इसका मतलब होता है समेशन ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज। एक और भी एक होता है, इस सिंबल का मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये क्या है? समेशन ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन टेकिंग इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन इट्स वैल्यू। थोड़ा सा मैं डिटेल में इसको अभी नहीं समझा पाया हूं, मैं दोबारा आऊंगा इस सब चीजों पे तो फिर और डिटेल में समझाऊंगा। पहले रिलेशन और फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम लोगों को होना चाहिए, क्योंकि डोमेन और रेंज जैसा चीज है वो तुम लोगों को मालूम ही नहीं है। तो आज इतना ही रखते हैं।